नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे और आप देख रहे हैं 5 शहर 5 खबर, जिसमें सबसे पहले बात होगी स्मृति ईरानी पर दिए अजय राय के बयान की, और इसके बाद बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुए बवाल की। फिर बात करेंगे सुकेश चंद्रशेखर केस की, और जिसकी आज कोर्ट में पेशी हुई है। इसके बाद आपको बताएंगे झारखंड के राज्यपाल से मिले प्रतिनिधिमंडल की, और आखिरी में बात होगी उत्तराखंड कैबिनेट बैठक की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता अजय राय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अजय राय की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर दिए गए लटके झटके वाले बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है, और इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। तो वहीं अब इससे लेकर अजय राय के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अजय राय को समन किया है, तो वहीं केस भी दर्ज हो गया है। वहीं सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में केस भी दर्ज हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्मृति ईरानी को लेकर अजय राय के बयान का संज्ञान लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने अजय राय के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए इसकी निंदा भी की है। महिला आयोग ने अजय राय को समन भी जारी किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से समन जारी कर अजय राय से 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे पेश होने के लिए कहा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियम, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर दिए बयान के बाद अब अजय राय पूरी तरीके से घिर चुके हैं, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल योगेश, देखिए इस समय जरूर ठंड का मौसम जरूर बढ़ रहा है, लेकिन सियासी तापमान उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी गर्म है। और उसके वजह है कि अब 2024 का लोकसभा इलेक्शन जो है वो भी काफ़ी करीब है, और ऐसे में दोनों ही पार्टियां जो है वो अपनी अपनी सियासी जो है वो करने में, सियासत जो है वो करने में लगी हुई हैं। और जिस तरीके से अजय राय का बयान आया और उसके बाद बीजेपी का जो पलटवार रहा है, तो उसके साथ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अजय राय की जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और लगातार अगर आप देखें तो उनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार उनके ऊपर हमलावर है। महिला आयोग ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। जिस तरीके से उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर विवादित बयान दिया और उन्होंने कहा कि वो चुनाव से पहले आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं, और उसके जरिए उनको वोटों का पोलराइजेशन होता है। तो इस विवाद को लेकर, इस उनके बयान को लेकर विवाद जो है काफ़ी इस समय बढ़ा हुआ है, और उसी के चलते कह सकते हैं कि सियासी तापमान उत्तर प्रदेश का काफी बढ़ा हुआ है। और उसी के चलते अब इस पूरे मामले का महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। 28 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जो है वो अजय राय को बुलाया गया है, जहां पे उनसे पूछा जाएगा, उनसे वहां पे महिला आयोग के अंदर कि उन्होंने ऐसे बयानबाजी क्यों दी है। तो उसको लेकर समन भी जारी हो चुका है। इसके अलावा उनके खिलाफ मुकदमा भी जो है वो दर्ज हो चुका है, और इसके साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो साफ तौर पर कांग्रेस पर हमलावर है। उसका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक इस तरीके की होड़ रहती है कि किस तरीके से बीजेपी नेताओं को, महिलाओं को जो है वो आपत्तिजनक शब्द के साथ में जो है वो संबोधित किया जाए। तो ये कांग्रेस की एक कहीं ना कहीं पूरी एक परंपरा रही है, और उसी का निर्वहन अजय राय कर रहे हैं। अजय राय सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, और वैसे में देखना होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अजय राय की तरफ से क्या कुछ अगला कदम जो है वो उठाया जाता है। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे लखनऊ से, जिन्होंने बताया किस तरीके से अजय राय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, और इस मामले को लेकर के पूरी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रही है। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि और छात्र संघ की बहाली को लेकर सोमवार को जमकर विवाद हुआ। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके और गार्डों के बीच हिंसा हुई। इस घटना के मद्देनजर आज 20 दिसंबर को विश्वविद्यालय बंद रहा। इसके बाद पुलिस ने मामले में 3 सिक्योरिटी गार्ड और 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि बाद में छात्रों का आंदोलन 48 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रशासन के आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। और ये तस्वीरें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर की हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोएब रिजवी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं इलाहाबाद से। शोएब, जिस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों का ये हंगामा देखने को मिला है, और क्या कुछ अब लेटेस्ट अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए थोड़ी राहत जरूर हुई है, क्योंकि जो आज विवेकानंद पाठक जिनके साथ ये विवाद की शुरुआत हुई थी, उनको चोटें आई थी, उनका मेडिकल भी कराया गया था। हालांकि दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर कराई गई है, जहाँ छात्रों की तरफ से कराई गई है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड को नामजद किया गया है अज्ञात के खिलाफ। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी कुछ छात्र नेताओं और कुछ अज्ञात छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन इस बीच में
विवेकानंद पाठक ने एक कॉल की थी तमाम राजनीति से छात्र राजनीति से जुड़े नेताओं को उन्होंने आह्वान किया था पूर्व और वर्तमान में, और बड़ी संख्या में आज छात्र संघ भवन पे तमाम छात्र नेता इकट्ठा भी होते, काफी देर तक करीब 3 घंटे से ज्यादा वहां बैठक का सिलसिला चला और प्रशासन और छात्रों के बीच बातचीत से निर्णय लिया गया कि 48 घंटे का, हालांकि प्रशासन का कहना है कि उन्हें 72 घंटे का समय दिया गया है, फिलहाल 48 घंटे का समय दिया गया है। जो छात्रों की डिमांड है, जो छात्रों ने मांग की है, उस पर पालन करने के लिए खास तौर से जो सिक्योरिटी गार्ड जिसने मारपीट की उसकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। साथ ही साथ जिस एजेंसी को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है उसको हटाने की मांग की गई। इस तरह की जो मांग है उसको लेकर के 48 घंटे का समय अब फिलहाल छात्रों ने दिया है विश्वविद्यालय प्रशासन को। पुलिस प्रशासन ने इस बारे में पुष्टि भी की। हमारी एसपी से जो बात हुई उनकी तरफ से कहा गया कि इस बारे में उनकी जो छात्रों से बात हुई है उस पर कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जरूर है कि पुलिस की जिम्मेदारी अब इसलिए मुश्किल हो गई है क्योंकि दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज की गई। अब इस बीच में जो वहां के विजुअल्स हैं, जो फोटोग्राफ हैं, उसके जरिए से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पुलिस पड़ताल कर रही है, उनको चिन्हित करने की भी कोशिश कर रही है। साथ ही साथ जो छात्रों का दबाव है, जो छात्रों की डिमांड है, उसको पूरा करना प्रशासन के लिए एक टास्क होगा क्योंकि उसमें कुछ नामजद किए गए हैं सिक्योरिटी गार्ड, तो उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। तो अब फिलहाल 48 घंटे तक छात्रों ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ा दिया है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि इस बीच में क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है, उसके बाद ही छात्रों का रूप समझ में आएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से तनाव कल बना था, हालात बेकाबू हो गए थे, आगजनी की भी घटना हुई थी। आज जिस तरह से छात्रों को बुलाया गया था, प्रशासनिक अमले में काफी तनाव था, हाथ पैर उनके फूले हुए थे क्योंकि बड़ी संख्या में जब छात्र इकट्ठा हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि फिर विवाद और आगे बढ़े। लेकिन फिलहाल छात्रों की तरफ से भी एक तरह से कह सकते हैं कि काफी समझदारी भरा फैसला लिया गया। वही प्रशासन भी कामयाब रहा है छात्रों को समझाने में और कहीं ना कहीं 48 घंटे का समय दिया गया है। इस समय के दौरान जो उनकी मांग है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। आगे इसी पर निर्भर करेगा कि आगे इस आंदोलन का क्या होता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो हमारे सहयोगी शोएब रिजवी ने बताया किस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का आंदोलन देखने को मिला है, लेकिन इस दौरान 48 घंटे के लिए आक्रोश को स्थगित कर दिया गया है। उधर मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद एक बार फिर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुकेश ने पेशी के बाद कहा है कि उसने आम आदमी पार्टी को 60 करोड़ रुपए दिए और सुकेश ने बताया है कि इस अमाउंट से जेल अथॉरिटी को गिफ्ट भेजे गए हैं। मोहन राज के लिए गाड़ी खरीदी गई है जिसमें लैम्बोर्गिनी जैसी 26 लग्जरी गाड़ियां खरीदी गई हैं। डीजी तिहाड़ संदीप गोयल को 5 करोड़ दिए गए हैं। बी मोहन राज को रियल एस्टेट में निवेश के लिए 9 करोड़ दिए गए हैं। गौरतलब है कि सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज का नाम भी शामिल है। ठगी से जुड़े मामले में जैकलीन और सुकेश का पहली बार पटियाला हाउस कोर्ट में आमना सामना भी हुआ। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये दोनों वहां मौजूद थे। कोर्ट के सामने पेश हुए सुकेश, जैकलीन और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। नितिन, आज सुकेश और जैकलीन फर्नांडीज का आमना सामना हुआ, दोनों कोर्ट के सामने पेश हुए, क्या कुछ और अपडेट है खबर पर? जी देखिए योगेश, बिल्कुल 200 करोड़ रुपए ठगी जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में आज जो है सुकेश और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है काफ़ी दिनों से जो है आज कोर्ट में इनकी पेशी हुई गई थी। खुद जो है जैकलीन जो है आमने सामने कोर्ट में, पटियाला कोर्ट में आमने सामने जो है पेशी हुई थी। और साथ ही आपको बता दें जिस तरीके से 200 करोड़ रुपये की जो ठगी के मामले में जो है सुकेश पे जो है आरोप लगता आ रहा था, उसी को देखते हुए आज इन दोनों को जो है कोर्ट में पेश किया गया था। जैकलीन भी आमने सामने उसी के थे, सुकेश और जैकलीन दोनों एक साथ आमने सामने आए थे कोर्ट में। जब कोर्ट में उनकी पेशी की गई थी, जिस तरीके से जो है इनको 22 दिसंबर तक की जो है तारीख दे दी गई है, लेकिन उसके बाद ईडी के वकील ने जो इन पर आरोप लगाया कि जिस तरीके से सुकेश को बताया कि एक मास्टरमाइंड है और दूसरा इन पर जो है काफ़ी मोबाइल फ़ोन भी जो है यहाँ पर प्रयोग करते थे सुकेश जो जेल के अंदर। जो है उन्होंने कहा, सुकेश ने पहले भी आरोप लगाया कि 70 करोड़ रुपए जो है उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी को जो है जानकारी जैकलीन के सामने दिए थे। और साथ ही उसके बाद में 5 करोड़ रुपए जो है जेलर को जो दिया है उसने जेलर को दिए थे। साथ ही उसमें साफ साफ उन्होंने जो है आरोप लगाते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी की फिर से दोबारा जो मुश्किलें हैं वो काफ़ी बढ़ रही हैं। लेकिन इस तरीके से जो
आरोप लगाए, लेकिन ईडी के वकील ने जो सुकेश पे आरोप लगाया कि जिस तरीके से माने एक मास्टरमाइंड है सुकेश, और दूसरा उनके पास से काफ़ी मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। जिस तरीके से सुकेश जो है पहले रेड लाइन से बात करते थे, लेकिन फिर उसके बाद में उनके पास में कीपैड वाले मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। जिस तरीके से तिहाड़ जेल में वो बंद थे और मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले केस में जो काफ़ी दिनों से जो है बंद चल रहे थे, वो काफ़ी फ़ोन जो करते थे जेल के अंदर से करते थे बैठे हुए। लेकिन उसके बाद में जब आरोप लगाया कि जेल के अंदर इन पर इतने फ़ोन मिले हैं, लेकिन ईडी की तरफ उसके जो वकील थे उन्होंने यही आरोप लगाया। लेकिन उसके जो वकील थे सुकेश का, उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, उन्होंने जो आदित्य सिंह से जो है 60 करोड़ रुपए लिए थे, लेकिन उनके जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो 80 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने 80 करोड़ रुपए उन्होंने सुकेश ने लिए थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने साफ उनके वकील ने कहा कि जितने ये फ़ोन्स जो बताए गए हैं कि इतने फ़ोन भी उनके पास मिले, लेकिन ईडी के जो वकील थे उन्होंने बताया कि जो रेड लाइन और उनके पास में काफ़ी फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से फ़ोन बरामद करने की बात कही जा रही है और इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि तमाम सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है। जिस तरीके से जो पैसे दिए गए हैं उसको कहाँ कहाँ खर्च किया गया, कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया गया, किसके लिए गाड़ियाँ खरीदी गई, कहाँ इन्वेस्ट किया गया, वो सारी जानकारियों का अब कच्चा चिट्ठा खोलता नजर आ रहा है सुकेश। ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि सुकेश ने पहले ही बताया कि गाड़ी भी उन्होंने गिफ्ट की है, और दूसरा उन्होंने जो है जेलर को भी 5 करोड़ रुपए दिए और 70 करोड़ रुपए जो है जैकलिन के सामने आम आदमी पार्टी के अंदर दिए हैं। जिस तरीके से उनका आज आमने सामने हुआ था, उन्होंने साफ चिट्ठा जो खोला था अपना कि जैकलिन के सामने उन्होंने 70 करोड़ रुपये जो है उसको दिए थे, और साथ ही 5 करोड़ रुपये जेलर को जो है दिए थे जो डीजी थे उन पर, और साथ ही उन्होंने गाड़ी भी एक गिफ्ट की है। जिस तरीके से उन्होंने कहा बताया, और कोर्ट के अंदर पेशी की जो बात कही गई थी, दोनों आमने सामने पेशी में आज एक साथ गए थे, लेकिन उसके बाद में जो है 22 तारीख तक की ये पेशी टाल दी गई कि 22 तारीख को दोबारा से दोनों लोगों को बुलाया जाएगा कोर्ट में, कि जैकलिन को जो है विदेश जाना था, लेकिन 22 तारीख तक के लिए यहाँ पर जो है उनको रोक दिया गया है। जिस तरीके से जैकलिन को विदेश की यहाँ खबरें आ रही थी कि वो विदेश जाना चाहती हैं, लेकिन 22 उनके वकील के द्वारा बताया गया कि 22 तारीख में जो है दोबारा इन लोगों की जो है पेशी की जाएगी, और साथ ही दोबारा से दोनों आमने सामने होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दोबारा मुश्किलें कहीं जो है बढ़ने के लिए तैयार हो रही है, क्योंकि सुकेश जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जो इतने पैसे दिए और साथ ही गाड़ी भी कुछ गिफ्ट वगैरह जो की हैं उसी को देखते हुए यहाँ पर कहा। लेकिन उनके वकील का तरफ से कहा गया कि वकील जो ईडी के वकील थे उन्होंने साफ इतनी जो अपनी चीज़ें थी उनके सामने रखी थी आज कोर्ट के अंदर, और पेशी किया कराने के सामने जब कहा कि उनके पास में मोबाइल फ़ोन और जो है बरामद किए गए, जो जेल से बैठ के फ़ोन करते थे और कॉल जो रिकॉर्ड्स होती थी वो वहाँ पर जेल के अंदर बैठ के फ़ोन करते थे, और साथ ही जो रेड लाइन सबसे पहले जो फ़ोन करते थे वो रेड लाइन से करते थे, उसके बाद जो कीपैड फ़ोन रहते हैं उन कीपैड फ़ोन के द्वारा जो है यहाँ पर जो है बातचीत हुई जेल के अंदर से सुकेश करते थे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से सुकेश मामले को लेकर के अब लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये आने वाले दिनों में तय होगा, और साफ तौर पर जाहिर है कि जिस तरीके से सुकेश ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोलता नजर आया है। उधर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 40 सदस्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में 32 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर नवी अनुसूची में शामिल करने की बात की गई है। राजभवन आज पहुंचा था प्रतिनिधिमंडल। नवंबर माह में हम लोगों ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने का विधेयक पास किया था। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विधेयक भी पास किया था, जो अनुमोदन के लिए राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा हुआ है। और उसमें हम लोगों का ये भी निवेदन था और ये भी हम लोगों ने उस विधेयक में वर्णित किया है कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि यहाँ पर जिस तरीके से ये षड्यंत्र होते हैं, जो लोगों के यहाँ के मूलवासी आदिवासी के जो अधिकार है उसको मिल पाए। आज उसी को जल्द से जल्द पारित करने के लिए हमने महामहिम से आग्रह किया। नवंबर माह में हम लोगों ने 1932 आधारित। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। राकेश, आज राज्यपाल रमेश बैस से एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है। उस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें सामने निकल करके आई हैं?
देखिए योगेश, बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू करने को लेकर के और 27% आरक्षण ओबीसी को देने को लेकर के लंबे समय से राज्य में विवाद चल रहा है और कहीं ना कहीं इस पर राजनीति भी होती रही है। तो ऐसे मौके पे जब राज्य के मुख्यमंत्री अपने तमाम प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की है, उन्होंने साफ तौर पे मांग की है कि 9वीं अनुसूची में जो मामले हैं उसको ले जाया जाना चाहिए, यानी कि केंद्र सरकार के पास भेजा जाना है। और उसकी उन्होंने मांग भी राज्यपाल से की है, क्योंकि दोनों ही फाइल्स अब राजभवन पहुंचे हुए हैं और राजभवन में अब राज्यपाल के विचाराधीन है कि उसको किस तरीके से देखेगी राजभवन की तरफ से, राज्यपाल किस तरीके से देख के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री ने अपने तमाम जो प्रतिनिधि हैं राजनीतिक दल के, उनको लेकर वहां पहुंचे थे और उन्होंने राज्यपाल से गुहार लगाई है कि इस मसले को सॉल्व किया जाए, क्योंकि लंबे समय से इस मुद्दे पर राज्य का कहीं ना कहीं बंटाधार होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, 9वीं अनुसूची में डालने की बात कही जा रही है, कई अड़चने लेकिन इसमें फंसते नजर आ रही हैं। अगर राज्यपाल का हम जिक्र करें, क्योंकि आज ये प्रतिनिधिमंडल जब पहुंचा और बताया जा रहा है कि अभी तक फाइल जस की तस पड़ी हुई है, क्या कुछ आश्वासन दिया गया राज्यपाल की तरफ से? कुछ बात निकल कर सामने आई क्या? देखिए, अंदर क्या कुछ आश्वासन मिला इस पर तो पूरी तरह से आधिकारिक रूप से जो जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन अनऑफिशियल रूप से जो जानकारी मिल पाई है, राज्यपाल ने आश्वस्त किया है कि जो भी कानून सम्मत होगा, विधि सम्मत होगा और फाइल के अंदर जो चीजें निहित हैं उसको तमाम लोगों से जानकारी लेकर के कि आखिर आने वाले समय में किसी तरह की कोई अड़चन नहीं हो, क्योंकि राजभवन में भी कहीं ना कहीं तमाम जो अधिकारी हैं उनका पूरा सचिवालय है और साथ साथ विधि के जानकार भी हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर मंथन जरूर राज्यपाल करेंगे और अपने पूरे परामर्श के बाद से आगे फाइल बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे, ऐसी जानकारी मिल पाई है। लेकिन इस पर कहा जा सकता है कि अभी मुख्यमंत्री ने एक दांव खेला है और साफ तौर पे जिस तरीके से लंबे समय से राज्य में कई तरह की हलचलें चल रही हैं, उसमें एक कदम आगे मुख्यमंत्री बढ़ते नजर आ रहे हैं। राकेश, आपने कहा कि मुख्यमंत्री का ये एक बड़ा दांव हो सकता है, साबित हो सकता है, क्योंकि दांव चलने की कोशिश की गई है। जब मुलाकात के दौरान मुलाकात हुई और मुलाकात के बाहर जब राजभवन से मुख्यमंत्री और उनका पूरा प्रतिनिधिमंडल निकला, तो उस दौरान कुछ पत्रकारों से बातचीत की गई क्या? जी, वहाँ पे बातचीत की। मुख्यमंत्री अमूमन जल्दी इस तरह के कार्यक्रम में मिलकर, राजभवन से मिलकर बातचीत तो नहीं करते हैं, लेकिन आज उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्होंने अपनी मांग रखी है, तमाम प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है और कोशिश की है कि राजभवन को बताने की कोशिश की जाए कि आखिर राज्य में जिस तरीके के मामले हैं 32 के खतियान को लेकर या आरक्षण के मुद्दे को लेकर, तो अब कहीं ना कहीं राजभवन के जिम्मे सारी चीजें हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने इसको पहल किया है उसमें निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 2-3 कदम आगे चल रहे हैं मुख्यमंत्री और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उल्टा दांव न चला जाए, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र हो रहा था कि कानूनी पचड़ों में पड़ सकता है ये दोनों फाइल्स और कहीं ना कहीं विरोधाभास भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में अब फिलहाल मुख्यमंत्री एक कदम आगे चलकर राजभवन जाकर कोशिश की है कि राज्यपाल से सारी बातों को कहें और अपनी बातों को रखकर आगे इस फाइल को बढ़ाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राकेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से आज राजभवन पहुंच करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मुलाकात की है और उन्होंने उन 32 के खतियान मामले को लेकर के इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की गई है। उधर राज्य सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। बैठक में कुल 20 प्रस्ताव पारित हुए हैं और इस दौरान हिमाचल की भांति उत्तराखंड की नई हाइड्रो पावर पॉलिसी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। हाइड्रो पॉलिसी के तहत तय किया गया है कि अब प्रोजेक्ट की कमीशनिंग हो जाएगी, तब से प्रोजेक्ट की शुरुआत मानी जाएगी। सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी है। उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली के संबंध में है। जो इन्होंने अपनी नियमावली है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। इसमें शैक्षिक अर्हता अन्य प्रदेशों की भांति हाई स्कूल के स्थान पर इंटरमीडिएट किए जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 60% सीधी भर्ती के स्थान पर 90% सीधी भर्ती की व्यवस्था की गई है और बाकी 10% वो समूह घ के कर्मचारियों से भरे जाने के संबंध में है। और इसका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़े जाने का भी इसमें प्राविधान किया गया है। इसकी मत संख्या 2 ये गृह विभाग का मत था। उत्तराखंड बंदियों के दंडादेश का निलंबन संशोधन नियमावली 2022 के संबंध में ये है। इसमें एक नियमावली का प्रख्यापन गृह विभाग के द्वारा आज किया गया है, जिसे कि माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। इसमें जो 15 दिन के पेरोल देने का अधिकार पहले मंडलायुक्त के पास था, उसे अब जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया। ये उत्तराखंड सचिवालय।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कायुत्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, आज धामी सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि वरिष्ठ प्रस्तावों पर मुहर लगी है। क्या कुछ और जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक यहाँ पर आयोजित हुई थी, जो सचिवालय में। इस बैठक में 20 बिंदुओं पर कैबिनेट की तरफ से अपनी सहमति यहाँ पर प्रदान की गई है। सबसे बड़ी बात यह कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तरह ही जो जल विद्युत नीति होगी उसका प्रख्यापन यहाँ पर कर दिया गया है। यानी जो छोटी से छोटी जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे लेकर बड़ी परियोजनाओं तक के लिए जो निर्माण की जो विधियाँ होंगी उन सभी चीज़ों का यहाँ पर अवलोकन किया जाएगा। उसके लिए जो कमेटी होगी उस कमेटी का निर्णय यहाँ पर माना जाएगा। जो सुझाव लिए जाएंगे उन सुझावों को इम्प्लीमेंट करने के रूप में उसको जो नियमावली होगी उसमें भी उसका उल्लेखित यहाँ पर करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड सुरक्षा सेवा की जो नियमावली थी उसमें यहाँ पर संशोधन करने का काम किया गया है। साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मास्टर प्लान की तरह ही अब ये कह सकते हैं कि जागेश्वर जो मंदिर है और देहरादून में जो मासू मंदिर है उसका भी मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर निर्माण काम किया जाएगा। उसको विकसित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा ताकि नए डेस्टिनेशनों के रूप में इनको और प्रचारित यहाँ पर किया जा सके, सुविधाओं युक्त यहाँ पर बनाया जा सके ताकि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जैसे आप लखवाड़ विद्युत परियोजना के लेकर यहाँ पर जो महत्वपूर्ण परियोजना है उसको लेकर जो सिंगल बीट अभी तक यहाँ पर आई है टेंडर प्रक्रिया में, उसकी निविदा खोलने की यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है और मुहर लग गई है। बिल्कुल, ऐसे ही तमाम ऐसे जो नियम है और तमाम सारी ऐसी जो सुविधाएं हैं उन पर तमाम सारे मुहर लगी है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से धामी सरकार प्रदेश के हित के लिए काम करती नजर आ रही है उसी कड़ी में आज ये माना जा सकता है कि बेहद अहम दिन माना जा रहा है। अभय कायुत्रा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।